नमस्कार। मैथिली आज पहली बार मौली से आमने सामने मिलने वाली थी, क्योंकि वो जब भी उदयपुर आती तो बस जल्दबाजी में आती और 2 या 3 दिन रुककर चली जाती, क्योंकि इससे ज़्यादा उसे छुट्टियां मिलती नहीं थी और घर और डांस एकेडमी के कामों में उलझे हुए ही उसे अपनी छुट्टियों का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब आज वो फाइनली मौली से मिलने वाली थी। मैथिली को कॉलेज से निकलते हुए ही थोड़ी देर हो गई थी, जिसके लिए वो शेखर को थोड़ा देरी से उसके बताए कैफ़े में पहुंचने का मैसेज करती है। मैथिली को अपने ग्रुप से भी मिलना था, जिसके लिए वो कॉलेज से निकलते हुए वंदना को बता देती है कि वो अकेडमी आएगी, लेकिन थोड़ा देरी से आएगी, क्योंकि वो मौली से मिलने जा रही है। शेखर और मौली कैफ़े पहुंच गए थे, जो काफ़ी खूबसूरत और अच्छे व्यू को देखकर बनाया हुआ था। शेखर तो अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर लेता है, लेकिन मौली मैथिली के आने के बाद ही कुछ ऑर्डर करने के बारे में कहती है। लेकिन मौली का मैथिली को लेकर ये उतावलापन शेखर नहीं समझ पा रहा था। मौली को मैथिली का इंतज़ार था और अपनी कॉफ़ी पीते हुए शेखर की नज़रें मौली के उतावलेपन को समझना चाह रही थी। और कुछ ही मिनट के बाद जिसका इंतज़ार उन्हें था वो वहाँ पहुँच गई थी। शेखर को सामने से ही हाथों में ऑर्किड का खूबसूरत सा बुके लिए मैथिली आते हुए दिखती है, तो शेखर मुस्कुराते हुए अपना कप टेबल पर रख मौली को पीछे की ओर देखने का इशारा करते हुए कहता है, लो, तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ, ये है मेरी मैथिली। शेखर के इतना कहते ही मौली जल्दी से पीछे की ओर मुड़कर देखती है, तो मैथिली को देखते ही मौली के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है और वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है कि तभी मैथिली भी वहाँ उनके पास पहुँच गई थी। पर उनके पास आकर मैथिली मौली को देखती है तो कुछ पल के लिए तो वो उसे मुस्कुराते हुए देखती रह जाती है। मौली भी उसे देख मुस्कुरा रही थी कि तभी अब मैथिली शेखर को देखते हुए कहती है, मौली भाभी। तो शेखर हाँ में सिर हिला देता है, जिस पर मैथिली खुशी से उसे गले लगाने को आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में ही थोड़ा रुकते हुए कहती है, मैं गले लग सकती हूँ आपको। जिस पर मौली थोड़े उलझे हुए भावों से कभी मैथिली तो कभी शेखर की ओर देखते हुए कहती है, बिल्कुल लगा सकती हो, लेकिन इस तरह पूछ क्यों रही हो। पर अब मैथिली पहले तो मौली को खुशी से गले लगाती है और फिर उसके लिए लाया बुके उसे देते हुए उसको भी बैठाते हुए खुद भी उसके बगल में बैठते हुए कहती है, भाभी आप कितनी प्यारी हैं। आज तक मैंने राजकुमारियों के बारे में पढ़ा था या सुना था, लेकिन आज सच में मैं अपने सामने देख रही हूँ। आप सच में प्रिंसेस ही लगती हैं, मतलब वो तो आप हैं ही। तो बस इसलिए गले लगाने से पहले सोचा पूछ लूँ। पर एक बात सच बताओ, आपने सच में भाई को पसंद किया है या इन्होंने कोई जादू टोना करवाया आपके ऊपर? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कहाँ आप और कहाँ भाई, और प्रपोज भी आपने ही किया। भाई आपको शर्म नहीं आई कि एक इतनी खूबसूरत लड़की आपको खुद सामने से आकर प्रपोज कर रही है। जैसे भाई ने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि आप उनको मिल सकती हो। अब समझ रही हूँ मैं भाई कि आप क्यों पापा से भाभी को लेकर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि एक राजकुमारी आपको मिल सकती है। लेकिन सच में भाभी, आपने भाई को पसंद किया। लेकिन मैथिली के इस तरह बोलने पर मौली अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। वो अपना पेट पकड़े हंस रही थी और शेखर मैथिली को गुस्से से घूर रहा था कि तभी अब मौली मैथिली के गाल खींचते हुए कहती हैं, शेखर बिल्कुल सही कहता है, तुम सच में सबके होश उड़ा सकती हो। और आप क्या खम खूबसूरत हैं मैथिली जी। दिल तो आप भी कईयों के बेवजह धड़का सकती हैं। लेकिन ये गलत है। हाँ, शेखर इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुमने उन्हें फील करवा दिया। और अब क्या करती मैं। तुम्हारे भाई कुछ समझते ही नहीं थे। कितने हिंट दिए इन्हें कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। तो आखिर में मेरे पास भी यही रास्ता बचा कि मैं खुद ही इन्हें अपने दिल की बात बता दूँ, क्योंकि इनका तो मुझे इरादा लग नहीं रहा था मेरे इशारे समझने का, और मुझे बुढ़ापे में शादी नहीं करनी थी। मौलिक के कहने पर मैथिली हंसने लगती है, लेकिन फिर वो शेखर की ओर देखती है जो उन दोनों को ही देख रहा था। तो मैथिली शेखर का हाथ पकड़ते हुए मौली से कहती है, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो भाई है ना, ये अपने बारे में छोड़ बाकी सब सोचते हैं। मतलब चिंताओं का भंडार है इनके पास। पापा ने दवा ली या नहीं, तृप्ति और कुणाल की पढ़ाई में कोई कसर ना रहे, मैथिली को मुंबई में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो जिस फ्लाइट से आ रही है उसकी पूरी डिटेल भाई को चाहिए। मतलब हमारी छोटी से छोटी बातें इनके लिए चिंता हैं। हमारे पापा की जेरोक्स हैं ये। बिल्कुल शांत, गुस्सा तो इनको भूले बिसरे आता है। और आपको जो यहाँ नहीं कह रहे थे ना, उसकी भी यही वजह थी कि क्या ये आपको वही खुशियाँ दे पाएंगे जिन खुशियों के साथ आप अभी तक पली बढ़ी हैं। क्योंकि हमारे और आपके रहन सहन में बहुत अंतर है। तो अगर पापा इन्हें ना समझाते ना, तो ये कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहते। क्योंकि प्यार तो ये भी आपसे करते थे, लेकिन इन्हें लगता था कि शायद ये आपको अपने प्यार के साथ वो खुशियाँ नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करती हो।
भाभी भाई ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। और ये मेरा विश्वास है अपने भाई पर कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ आ जाएं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। मैथिली की इस बात पर मौली मुस्कुराते हुए शेखर को देख रही थी, तो शेखर भी मुस्कुराते हुए ही टेबल पर रखा मौली का हाथ कसकर थामते हुए कहता है। यह हाथ थामा ही तब है जब खुद को ये यकीन दिलाया कि हाँ, अब काबिल हो गया हूँ मैं इतना कि इस साथ को हर हालात में, हर परिस्थिति में महफूज रखूँगा। क्योंकि ऐसा साथ और ऐसा हमसफ़र मैं चाहकर भी खुद के लिए नहीं ढूँढ पाता। तो लकी तो मैं बहुत हूँ कि मुझे अब तक मेरा हर रिश्ता इतना खूबसूरत मिला है कि महादेव को उसके लिए जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। लेकिन हाँ, एक बहन ज़रूर महादेव ने ऐसी दी है जो खुद ही अपने भाई के ही सामने बैठ उनकी ही होने वाली पत्नी के सामने बेइज्जती भी कर रही है। तुम ही बताओ मौली, ऐसी बहन देखी है तुमने किसी की आज तक? पर देखो मेरे पास तो है। शेखर हंसते हुए मैथिली को देखते हुए कहता है कि तभी उन्हें सामने से उन्हीं की ओर अपने गार्ड्स के साथ आती त्रिशा नजर आती है, जहाँ उसके गार्ड्स तो थोड़ा पीछे ही रुक जाते हैं, लेकिन त्रिशा उन तीनों के पास आकर मैथिली के बिल्कुल सामने आकर बैठ गई थी, जिसके इस तरह अचानक आने पर शेखर और मैथिली दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे कि तभी त्रिशा शेखर को देखते हुए कहती है, हाय शेखर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ त्रिशा, तुम कैसी हो? एंड ये सरप्राइज था हमारे लिए कि तुम अचानक यहाँ। जिस पर मैथिली शेखर से पूछती है, भाई आप त्रिशा मैम को जानते हैं? कैसे? अरे हाँ, तुझे मैं बताना भूल गया कि तेरे कॉलेज की जो डीन है यानी त्रिशा, वो मौली की ही फैमिली है। और मौली और त्रिशा की फैमिली काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। दोनों की ही फैमिली सेम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी है, तो बहुत अच्छे रिलेशन है आपस में दोनों फैमिलीज़ के। तो इसलिए मैं भी सबको जानता हूँ। और त्रिशा तो मौली के भाई। इतना बोलते बोलते शेखर रुक जाता है और कुछ सोचते हुए मौली की ओर देखते हुए कहता है, एक मिनट मौली, तुमने अभी कुछ दिन पहले मुझसे जिक्र किया था ना कि तुम्हें कोई मिल गया है जो त्रिशा और अधिराज के रिश्ते को वापस से जोड़ने की कड़ी बन सकता है। फिर तुम्हारा मैथिली को मिलने का उतावलापन, आज अचानक त्रिशा का भी यहाँ पहुँचना। नहीं नहीं, ये इत्तेफाक तो नहीं है। यानी तुमने जिस कड़ी की बात की थी वो मैथिली थी। मौली मैं सही हूँ ना? जिस पर मौली बस हाँ में सिर हिला देती है। तो शेखर थोड़ा नाराज़ होते हुए कहता है, ये क्या भद्दा मजाक है मौली? तभी मैं सोचूं कि तुम क्यों मैथिली से मिलने के लिए इतनी बेसब्र हो रही थी। लेकिन एक बात बताओ, मैथिली ना त्रिशा को जानती है ना अधिराज को, तो क्या कर पाएगी वो उनके रिश्ते को जोड़ने के लिए? शिखर अभी तक मैथिली त्रिशा को नहीं जानती थी, लेकिन अब तो मिल ली है वो त्रिशा से। और अब धीरे धीरे जब वो सबसे मिलेगी तो वो अधिराज को भी जान लेगी, तो वो हमारी मदद कर पाएगी ना। ये तुम जानते हो कि मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ अधिराज से बात करने की। त्रिशा भी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन अधिराज कुछ समझना ही नहीं चाह रहा। मैं जानती हूँ कि वो त्रिशा को कितना पसंद करता है, लेकिन अभी अपने गुस्से में वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। पर जब मैंने मैथिली को सुना कि उसने कितनी बखूबी तुम्हें हमारे रिश्ते को लेकर जो तुम्हारे मन में डर था उससे निकाला, और फिर वंदना ने भी तो बताया था ना कि उसके और मिलन के रिश्ते को उसकी फैमिली को समझाने में मैथिली ने उनकी कितनी मदद की थी। और उसने भी यही कहा था कि सिर्फ मैथिली ही हमारे अधिराज को ये रियलाइज़ कराने में मदद कर सकती है कि जो वो त्रिशा से दूर जा रहा है उसकी वजह सिर्फ उसका गुस्सा है, बाकी कुछ नहीं। पर अब तक सब सुनती मैथिली थोड़ा ज़ोर से बोलते हुए कहती है, एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं आप सब? त्रिशा मैम और कौन अधिराज? उनके बीच की कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? और कौन सी कड़ी? और ये वंदना बीच में कहाँ से आ गई? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। आप लोग कुछ क्लियर बोलेंगे? पर किसी के कुछ कहने से पहले ही शेखर गुस्से से मैथिली का हाथ पकड़ उसे खड़े करते हुए कहता है, कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है तुझे। मौली से मिलना था, तू मिल ली, अब चल यहाँ से। शेखर मैथिली को अपने साथ लेकर जाने लगता है कि तभी त्रिशा मैथिली का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए शेखर से कहती है, शेखर मैं तुम्हारी नाराज़गी समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी बात मैथिली को बताने तो दो। अगर वो सब सुनकर भी ना कहती है तो आई प्रॉमिस हम कभी इस बारे में जिक्र भी नहीं करेंगे। बस 15 मिनट मुझे बात करने दो उससे। मैंने बहुत उम्मीद जोड़ ली है मैथिली से, और जाने क्यों सभी से सब सुनकर सब जानकर यही लगता है कि मैथिली ही मेरी मदद कर सकती है। एक बार बस 15 मिनट के लिए बात करने दो मुझे उससे। मौली भी धीरे से शेखर को प्लीज़ कहती है, लेकिन शेखर त्रिशा को देखते हुए कहता है, मेरी बहन कोई खिलौना नहीं है त्रिशा, जो उसे कहीं भी किसी अनजान के सामने खड़ा कर दो और वो उसे कन्विंस कर ले। न प्यार कोई ज़बरदस्ती है जो सिर पर बंदूक रखकर उसके लिए हाँ कहलवाया जा सकता है। पर अब तुम फैमिली हो, इसलिए सिर्फ 15 मिनट इसे यहाँ रुकने दे रहा हूँ, वरना जो वाहियात खेल खेला गया है यहाँ पर उसके बाद में एक मिनट भी इसे यहाँ रुकने नहीं देता।
ये जो कहना चाह रहे हैं 15 मिनट में सुन ले, पर ठीक 15 मिनट बाद बात पूरी हो या ना हो तो यहाँ से उठकर सीधा बाहर आ जाएगी। मैं तेरा बाहर ही इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर शेखर वहाँ से बाहर की ओर निकल गया था। मौली समझ गई थी कि शेखर नाराज़ है। जिस पर शेखर के वहाँ से जाते हुए वो भी उसके पीछे जाने के लिए उठने लगती है तो त्रिशा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए उससे वहीं रुकने की रिक्वेस्ट करती है। शेखर जा चुका था। त्रिशा भी उसका हाथ पकड़े बैठी थी तो मौली को ना चाहते हुए भी वहाँ रुकना पड़ता है। त्रिशा ने मैथिली का हाथ पकड़ उसे वापस बैठा दिया था और उसके बैठते ही वो उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहती है, मैथिली वक्त मेरे पास कम है और मैं समझ रही हूँ कि तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो, इसलिए सब थोड़ा जल्दी कहूँगी। पर पता नहीं क्यों तुम्हारे बारे में पहले मौली और फिर वंदना से सुन ऐसा लगा कि शायद तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैथिली, अधिराज मौली का भाई और मेरे लिए दोस्त से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तुम अभी मिली नहीं हो उससे, लेकिन अब मौली और शिखर की शादी में उससे तुम्हारी मुलाकात होगी। मैथिली, मैं और अधिराज एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक दूसरे के साथ जाने कितना वक्त बीता है हमारा, लेकिन कुछ समय से मेरा और उसका वक्त पता नहीं किन हालातों की वजह से एक दूसरे से अलग हो गया। मैं जानती हूँ उसके बहुत एफर्ट्स थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन मैं ही कहीं चूक गई और अपना वो खूबसूरत रिश्ता मुझसे दूर हो गया। पर मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ और अपनी गलती सुधारने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। उससे बात करना चाह रही हूँ, उससे मिलना चाह रही हूँ, पर वो जैसे हमारे बीच बस दीवार बनाता जा रहा है। मैं जितना उससे मिलने की कोशिश कर रही हूँ वो भाग रहा है मुझसे। मौली ने भी उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे जैसे सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन जब मौली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने कितनी बखूबी शेखर को समझाया कि मौली क्या है उसके लिए, और वंदना ने भी मिलन और अपने बारे में बताया कि कैसे तुमने वंदना की फैमिली को मिलन की कंडीशन के बारे में समझाकर उन दोनों को अलग नहीं होने दिया, तो पता नहीं क्यों एक उम्मीद जगी कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। जो मुझे उस तक अपनी बात पहुंचानी है उसका जरिया तुम बन सकती हो। मैं ये भी समझ रही हूँ कि इस वक्त तुम्हें मेरी ये बातें बेतुकी लग रही होंगी, क्योंकि तुम ना अभी अच्छे से मुझे जानती हो और अधिराज से तो तुम अभी तक मिली भी नहीं हो। पर फिर भी मैं तुमसे मदद चाहती हूँ मैथिली, कि बस एक बार मेरी फीलिंग को अपने शब्दों में ढालकर तुम उसे अधिराज तक पहुँचाओ। जिस तरह तुमने अपने भाई को दुविधा से निकाला, उसी तरह अधिराज को भी उसकी दुविधा से बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरी सारी उम्मीद एक तुम पर ही टिक गई है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। हम चाहे एक दूसरे को ना जानते हों, लेकिन मैं तुम्हें देखकर इतना ज़रूर जान गई हूँ कि तुम इंसान को परखना बहुत अच्छे से जानती हो। त्रिशा ने इतना ही कहा था कि तभी मैथिली अपना हाथ उसके हाथ से खींचते हुए उसे रोकते हुए कहती है, मैम, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप पूरी तरह गलत ट्रैक पर हैं, और आपका एक अनजान से इस तरह मदद मांगना मुझे इतना भी समझा रहा है कि आप मौली भाभी के भाई से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन प्यार तो आप करती हैं ना, तो आपकी फीलिंग में कैसे किसी तक पहुंचा सकती हूँ? आपने भाई की बात करी तो भाई कंफ्यूज थे कि वो मौली भाभी को वो खुशियाँ दे पाएंगे या नहीं जो उनको आज तक मिली है। क्या पूरे परिवार के साथ साथ वो भाभी की भी जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं? और मैंने उन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया है, बस इन बातों पर हमारे बीच डिस्कशन हुआ और आखिर में यही बात निकल कर आई कि वो ये काबिलियत रखते हैं कि वो सब संभाल सकते हैं। भाई और भाभी एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये उनका खुद का ही फैसला था, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। और रही बात मिलन और वंदना की, तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग है, जो शायद आप भी नहीं जानती। आपकी फीलिंग्स मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती कि अधिराज, जिनको आप पसंद करती हैं, वो आपके लिए भी फील करें। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप सिर्फ मैं को लेकर चल रही हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन अगर आप दोनों के बीच इतने लंबे वक्त से कोई रिश्ता है तो वो मैं तो है ही नहीं, वो तो कब का हम हो चुका होगा। अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो किसी को ज़रिया बनाकर खुद के रिश्ते को और ख़राब मत कीजिए। आपने कहा कि मौली भाभी ने बात की, उनकी फैमिली ने बात की, लेकिन बात तो आपके और उनके प्यार के बीच होनी चाहिए थी। यहाँ तो आपने अपनी डोर खुद ही कमज़ोर कर दी। किसी के सहारे अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहेंगी तो वो कभी नहीं जुड़ेगा। कोशिश आपको खुद ही करनी होगी, वो भी तब तक जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिले। सिर्फ अपने वक्त के हिसाब से कोशिश करेंगी तो कुछ नहीं होगा। जो बातें आप किसी दूसरे से कर रही हैं वो अधिराज से कीजिए। प्यार तो जिद है जो बोलने से ज़्यादा महसूस किया जाता है। आप जान डाल दीजिए अपने एफर्ट्स में, फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए। कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि वो आपका फ़ोन उठाएंगे, चाहे बात ना करें वो आपसे, लेकिन आपकी फीलिंग्स तो पहुंचेगी उन तक। खामोशी में भी इश्क है, कभी आजमा कर देखिएगा, कुछ अलग ही महसूस होगा। मैसेज कीजिए, वो उन्हें भी नहीं पढ़ते तो लेटर्स लिखिए, लिखती रहिए। कभी तो चाहे एक ही खत वो पढ़े, लेकिन आपकी खुशबू होगी उसमें जो ज़रूर पहुंचेगी उन तक। 24 घंटे का दिन है, चाहे इंसान कितना भी बिजी रहे,
लेकिन कुछ पल के लिए तो वो अपने लिए वक्त निकालता है। फिर चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दिन का या रात का खाना हो। जो रूठा है उसको मनाना है तो स्पेशल फील कराइए उन्हें। इसमें से किसी भी एक वक्त को इतना खास बना दीजिए उनके लिए कि वो अपनी नाराज़गी को उस वक्त भी चाहे साथ ही रखें, लेकिन उस नाराज़गी में भी एक मुस्कुराहट होगी उनके चेहरे पर। और यही तो प्यार है। मैम, प्यार कभी शब्दों का मोहताज तो रहा ही नहीं, वो तो एहसास है। और जहाँ शब्दों से ज़्यादा एहसास का रिश्ता गहरा होता है ना, वहाँ ना रिश्ता कमज़ोर होता है और ना किसी के शब्दों की मदद की ज़रूरत होती है। चलिए, एक बार को मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ कि मैं बात करती हूँ आपकी आधी रात से, लेकिन ये सोचिए कि मैं तो अनजान हूँ उनके लिए। उनसे मिलकर मैं आपके बारे में बात करूँ, उन्हें कन्विंस करूँ कि वो आपको सुने, तो क्या ये सही होगा कि एक अनजान के ज़रिए उनका प्यार अपनी बात उन तक पहुँचा रहा है, लेकिन वो खुद उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहा? मेरे शब्द आपकी फीलिंग्स को नहीं जता सकते, वो तो आप खुद ही कर सकती हैं, क्योंकि वो प्यार आपका है। तो अगर प्यार को पाना है तो अपने समय के हिसाब से उनके लिए वक्त मत निकालिए, बल्कि अपना पूरा वक्त उन्हें दीजिए। और तब खुद देखिएगा किस तरह आपका प्यार आपके साथ होगा, जिसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ आप खुद ही सिर्फ खुद की मदद कर सकती हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ना मैं, ना भाभी, ना आपकी फैमिली। किसी पर दबाव डालकर प्यार नहीं कराया जाता, उसे महसूस ही करवाना होता है। इसलिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। इतना कहकर मैथिली अब अपनी जगह से खड़ी होकर मौली से गले लगते हुए कहती है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। अब तो मैं उदयपुर आ गई हूँ तो आपसे मिलना होता रहेगा, लेकिन सॉरी भाभी, आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। उसके लिए सिर्फ त्रिशा मैम के एफर्ट्स जरूरी हैं, और एक वही हैं जो सिर्फ अपनी मदद कर सकती हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं चलती हूँ अब, बाय। इतना कहकर मैथिली त्रिशा को भी बाय बोलकर कैफे से बाहर निकल जाती है। लेकिन मौली को अब ये रियलाइज़ हो रहा था कि आज उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, जिस वजह से वो शेखर को भी नाराज़ कर गई। ऊपर ऊपर से सब बातों को सुन, खुद प्यार को पाकर भी वो इस गहराई में सोच ही नहीं पाई कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। और शायद त्रिशा को भी यही रियलाइज़ हो रहा था कि वो सिर्फ अपनी सहूलियत से अपना प्यार पाना चाहती थी, जो कभी किसी के लिए मुमकिन था ही नहीं। मैथिली कैफे से बाहर आ गई थी तो उसे पार्किंग में ही अपनी गाड़ी के पास शेखर खड़ा दिखता है, जिसे देख वो सीधा उसी के पास आकर शेखर से कहती है, मैंने मना कर दिया है भाई, क्योंकि त्रिशा मैम एक बहुत कीमती चीज़ को सस्ते में पा लेने का ख्वाब देख रही थी, जिसकी हकीकत मैंने उन्हें बता दी। वो तो मुझे पता था, तभी तो तुझे सीधा अपने साथ बाहर ना लाकर वहाँ रुकने दिया, क्योंकि उसे हकीकत का आईना दिखाना ज़रूरी था। लेकिन एक बात तू भी मेरी समझना, त्रिशा से दूर ही रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन वो हर चीज़ को सिर्फ खरीदने पर विश्वास रखती है, खुद थोड़ा भी कोशिश करना नहीं चाहती। पता नहीं मौली को ये क्यों नहीं दिखता, लेकिन मैंने उसे जितना जाना यही जाना कि उसके लिए हर चीज़ से बड़ा उसका स्टेटस है, जिसके लिए वो ना कभी कोई हद देखती है ना रिश्ता। बस उसके मुताबिक सब चले और उसके ही मुताबिक वो सब पा ले। लेकिन ये सौदेबाजी रिश्तों में नहीं चलती, और मैं नहीं चाहता कि त्रिशा की वजह से तुझे कोई भी तकलीफ पहुंचे। तो इसलिए जितना हो सके उससे दूर ही रहना। तेरे कॉलेज की वो डीन है, बस उतना ही काफ़ी है। इस पर मैथिली हाँ में सिर हिला देती है, तो शेखर भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब तू भी जा, अकेडमी के लिए देर हो रही है तुझे, लेकिन समय पर घर आ जाना, वरना पापा के सवालों के लिए तैयार रहना। उसका मुझे डर नहीं है, क्योंकि पापा अगर सवाल करेंगे तो जवाब तो आपको ही देने हैं, तो मैं क्यों डरूं। उसके लिए आप तैयारी करो, क्या कहोगे और क्या नहीं। मैथिली हंसते हुए कहती है तो शेखर भी हंसने लगता है। पर फिर मैथिली एकेडमी और शेखर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, क्योंकि त्रिशा मौली के साथ थी तो वो जानता था कि दोनों साथ ही अब घर के लिए निकलेंगी। और शेखर की कल एक सर्जरी को लेकर मीटिंग थी तो उसे जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचना था। थी वंदना ने उसे क्या बताया था, इन सभी सवालों के जवाब के साथ मिलेंगे छल के अगले भाग में। धन्यवाद।